Morning student, this is the first chapter of the Indian economy, Eve of Independence. In this chapter, we will discuss the topic condition of agriculture during the British period. इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी को जो है, इंडिया को जो है एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया का मीन्स कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा थे। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर जो है वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी लोगों की। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थे। सेकेंड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स वर डेवलप्ड। यहाँ पर जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, मेटल हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए। इस तरह के जो वर्क थे वो पूरी तरह से डेवलप थे और पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड वर वर्ल्ड फेमस एज दे वर अ गुड क्वालिटी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो वर्ल्ड में इसलिए फेमस थे क्योंकि उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर वाज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल। अभी आपको मैंने बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या था, लोगों की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। अर्निंग का मेन सोर्स क्या था? मेन एग्रीकल्चर था। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, कॉटन इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज़, मेटल, प्रीशियस स्टोन जो है वो पूरी तरह से डेवलप थे और आपने पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड फेमस थे। नाउ द क्वेश्चन इज़ मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटेन का, ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिक रीज़न क्या था इंडिया में आने का? देखिए, इंडिया में आने का उसका दो रीज़न था। पहला, वो ये जानती थी कि इंडिया के पास जो है रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है और बेटर क्वालिटी का है। सेकंड, वो ये भी जानती थी कि इंडिया से बेटर मार्केट उन्हें अपने गुड्स को सेल करने के लिए नहीं मिल सकती। तो उसके पास केवल दो मोटिव थे। द फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, सेकंड प्रोवाइड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। वो क्या करती थी, इंडिया से जो है रॉ मटेरियल ले जाती थी और उसी रॉ मटेरियल को इंग्लैंड में जाकर बनाती थी और फिनिश्ड माल को लाकर इंडिया के अंदर सेल करती थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया को की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, पर कैपिटा को कैलकुलेट करने के लिए कभी भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। कुछ इंडिविजुअल्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिनले शराज, वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई, इन्होंने जो है इकट्ठे एफर्ट्स किए और इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट किया। सबसे पहले इन्होंने जो सेंसस किए थे वो 1881 में किए थे। वी.के.आर.वी. राव एस्टिमेट द कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। उन्होंने ये जाना कि इंडिया की जो नेशनल इनकम थी वो क्या थी, 2% से भी कम थी, लेस देन 2%। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी। जो पर कैपिटा इनकम थी वो लेस देन 0.5% थी। डैट मीन्स जो लोगों की इनकम बढ़ रही थी वो क्या है, 0.5% से भी कम बढ़ रही थी। नाउ द नेक्स्ट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी? इंडियन एग्रीकल्चर जो है बैकवर्ड था और स्टेगनेंट था। उसका मेन रीज़न एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ही कम थी। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया के अंदर होती थी। वी हैव टू टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, द फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस एंड द सेकेंड इज कमर्शियल। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जहाँ पर जो फार्मर है केवल अपने लाइफ सर्वाइव के लिए जो है कल्टीवेशन करता है, प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन मोटिव नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर जो है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, डैट्स वाई द प्रोडक्शन वॉज वेरी लो। सेकेंड, फार्मिंग वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। जो फार्मिंग थी वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थी। वी हैड लैक ऑफ प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़। हमारे पास प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, डैट्स वाई वी वर टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड वर ऑन्ड बाय द लैंडलॉर्ड, मोड्स ऑफ द टिलर वर लैंडलेस। जो मेन फर्टाइल लैंड थी उसका ऑनर जो है वो ज़मींदार था और जो जितने भी मजदूर थे, जितने भी फार्मर थे, उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी। नेक्स्ट इज़ मोस्ट ऑफ द फार्मर वर पुअर, दे डिडंट हैव एनफ कैपिटल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ देम वर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट, दे डिडंट नो हाउ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जितने भी फार्मर थे वो पुअर थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें। वो इलिटरेट थे, इग्नोरेंट थे, वो नहीं जानते थे कि किस तरह से मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है, किस तरह से मॉडर्न फार्मिंग करनी है।
नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, टेरेसिंग एंड द डिसैनिटेशन ऑफ द सॉइल। वो नहीं जानते थे कि किस तरह से जो है इरिगेशन करनी है, उनके पास जो है कोई पैसा नहीं था इरिगेशन के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए या फिर भूमि के उपजाऊपन को रोकने के लिए। कॉजेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इंडियन एग्रीकल्चर के स्टैग्नेंट होने के मेन रीज़न क्या थे? द फर्स्ट इज लैंड वाज ऑन्ड बाय जमींदार, दे कलेक्टेड हैवी रेंट फ्रॉम द फार्मर्स। Second, the government forced farmer to cultivate cash crops. The British paid very low prices for these crops. जो गवर्नमेंट थी वो फार्मर्स को जो है प्रेशराइज करती थी कि कैश क्रॉप को कल्टीवेट करें ताकि उनको अपनी कंपनी के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिल जाए। इसके बदले में वो फार्मर्स को बहुत ही कम पैसा देते थे। नेक्स्ट, जो भी एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता था, प्रॉफिट होता था, वो किसके हाथों में जाता था? लैंडलॉर्ड्स के हाथ में जाता था। और जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे? उस पैसे से अपनी लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करते थे। वो किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लेते थे कि इंडियन एग्रीकल्चर को किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए। द गवर्नमेंट डिडंट टेक एनी स्टेप टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट। फार्मर डिडंट यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, क्योंकि वो इतने इलिटरेट थे, दे डिडंट नो हाउ टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स। फार्मर डिडंट यूज़ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड इन इरीगेशन, फ्लड कंट्रोलिंग, टेरेसिंग एंड डिसैनिटाइजेशन ऑफ सॉइल। गवर्नमेंट ने जो है किसी तरह का कोई जो है इनिशिएटिव नहीं लिया था। नाउ द नेक्स्ट इज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम वॉज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन बंगाल। जमींदारी सिस्टम को जो है ब्रिटिशर्स ने जो है इंट्रोड्यूस किया था और सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। इस सिस्टम के दौरान जो है ज़मींदार जो है वो मेन ऑनर होता था लैंड का, और उसको जो है गवर्नमेंट को एक फ़िक्स अमाउंट जो है टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था। और ज़मींदार जो था उस पैसे को, उस टैक्स को जो है उन गरीब किसानों से जो है उगाता था, वसूलता था, जो वास्तव में लैंड को कल्टीवेट करते थे। अंडर दिस सिस्टम द लाइफ ऑफ पीजेंट वाज मिसरेबल। इस सिस्टम के दौरान जो लाइफ थी किसानों की वो भी बहुत ही मिसरेबल हो गई थी। उनको जो है हैवी रेंट जो है ज़मींदारों को पे करना पड़ता था। जो प्रॉफिट होता था वो ज़मींदारों के पास जाता था और वो बदले में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं करते थे। रियल कल्टिवेटर्स डिडंट एन्जॉय ओनरशिप। जो सारा साल मेहनत करते थे वो उसको एन्जॉय भी नहीं कर पाते थे। नाउ द नेक्स्ट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग। कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कल्टीवेशन हुआ है क्रॉप का उसको मार्केट के अंदर सेल करके पैसे को अर्न करना कमर्शियल एग्रीकल्चर या कमर्शियल फार्मिंग कहलाता है। ब्रिटिशर्स को जो है रॉ मटेरियल चाहिए था, इसीलिए उन्होंने जो है फार्मर्स को एनकरेज किया दे शुड प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स लाइक इंडिको, कॉटन, शुगर केन एट्सेट्रा। उसके बदले में वो उनको पैसा देते थे और फिर वो जो पैसा होता था उसी से वो क्या करते थे, वीट और राइस को बाय करते थे। लेकिन जो उनको पैसा मिलता था वो बहुत कम होता था और जो वीट और राइस के प्राइस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, जिसके कारण उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उनको ख़रीद कर अपना पेट भर सकें, जिससे जो है क्या हो गया था, स्टारवेशन की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे